अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का गैसियस स्टेट केमिस्ट्री, गैसीय अवस्था का रसायन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस या मैटर के 5 स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी एवं प्लाज्मा। तो हमको पढ़ना है यहाँ पे गैस के बारे में। तो गैसीय सब्सटेंस होते क्या हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता, गैसीय सब्सटेंस कहलाते हैं। इसमें अट्रैक्शन फोर्स की जगह में वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं जो फिजिकल नेचर के होते हैं। इसके साथ ही इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसके कारण ये हाई स्पीड से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका गैसियस सब्सटेंस का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसी से रिलेटेड आपको एक सिद्धांत देखना है जिसका नाम है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये सिद्धांत बेसिकली आपके गैसियस सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये बताएगा कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, उनमें चेंजेस कैसे आते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गैसेस बहुत सारे स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वे स्फेरिकल शेप के होते हैं, रिजिड होते हैं और स्मॉल साइज़ के होते हैं। इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि इनको कभी कभी निगलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि हमने पहले पॉइंट में बोला है कि गैसेस जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम होल गैस के वॉल्यूम की बात करें तो वो वॉल्यूम जो है किसी एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गैस के होल वॉल्यूम की तुलना में उसके किसी एक मॉलिक्यूल को आप निगलेक्ट कर सकते होकर। थर्ड पॉइंट जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से रिलेटेड है। यहाँ पर कोलिजन का मतलब हिंदी मीनिंग होगा टक्कर या संघट्ट बोलते हैं उसको हिंदी में। तो यहाँ पर हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन में देख चुका है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण ये सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट करते रहते हैं और इस मूवमेंट के टाइम पे या तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या तो फिर जिस वॉल में वो भरे गए हैं उसके वॉल से, जिस कंटेनर में वो भरे गए हैं उसके वॉल से टकराते हैं। तो ये प्रोसेस कोलिजन कहलाता है। ये जो कोलिजन है वो क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब जब टक्कर होता है, कोलाइड होते हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है जिससे उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब फाइनली जो थर्ड पॉइंट है वो कोलिजन से रिलेटेड है। अब फोर्थ पॉइंट आता है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट, अब हमने बोला है कि गैसों में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो सेम हो। कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, कुछ की डिफरेंट रहेगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करते हैं, मतलब जो एक समान गति से मूवमेंट करते हैं, उनके बीच में कोलिजन नहीं हो सकता। अब कोलिजन नहीं हुआ है मतलब उनके बीच में किसी भी प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो गैसों के केस में मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके उस गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी गैस का टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये हमने देखा गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो पार्टिकल से रिलेटेड था, सेकंड पॉइंट जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड था, थर्ड पॉइंट जो है वो कोलिजन से रिलेटेड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम आगे भी देखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड है और फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस को शो करता है। ठीक, अब इसी पर आधारित हम गैसेस नियम देखेंगे। हम देखे होंगे कि कुछ नियम्स होते हैं जो गैसों पर अप्लाई किया जाता है, उसके आधार पर ही हम गैसों को डिवाइड करते हैं आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नियम दिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट है आपका बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ, थर्ड है एवोगेड्रोस लॉ, फोर्थ है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, तो जहाँ पे हम तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉज को हम सिंगल पढ़ेंगे और जो फोर्थ लॉ है वो आपका क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसको लॉज को पढ़ने के पहले हम देखेंगे गैसों में वेरिएबल्स होते हैं कुछ। तो जैसे ये टेम्परेचर है, प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ये 3 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों में से किसी भी हम 2 वेरिएबल को लेंगे
और इसमें ये बताएंगे कि दो वेरिएबल जब एक साथ होते हैं तो उसमें से एक वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होता है और दूसरा वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहला लॉ देखेंगे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू हम कांस्टेंट लगाएंगे K अपॉन P, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस के दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस, सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ गैस और थर्ड है अमाउंट ऑफ गैस। इन तीनों को चेंज करने से ये फैक्टर भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ। तो ये क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में किसी भी गैस का वॉल्यूम आयतन जो है उसके ताप के समानुपाती होता है। अगर आप ताप को इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और ताप को डिक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। V इज इक्वल टू हो जाएगा ये KT, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन T। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक, अब देखते हैं थर्ड लॉ, एवोगैड्रोस लॉ जिसको बोलते हैं। ये जो है नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में किसी भी गैस का आयतन उसमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट समानुपाती होता है। नंबर ऑफ मोल्स जितना ज़्यादा रहेगा वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, V इज़ इक्वल टू KN, तो K इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन N, जहाँ पे N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में A इज़ इक्वल टू होता है 0.623 इंटू 10⁻23 और ये इक्वल होता है 22.4 लीटर के। ठीक, तो इस प्रकार हमने देख लिया तीन नियम। सबसे पहले आपका बॉयल्स लॉ जो कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताता है। सेकेंड हमने देखा है चार्ल्स लॉ जो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। फोर्थ हमने देखा है एवोगैड्रोस लॉ जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक, अब हम देखेंगे फोर्थ लॉ जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ऊपर की तीनों लॉज का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम देखते हैं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर हम तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक इक्वेशन आएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn अपॉन P। तो यहाँ पर हम दूसरा कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि K हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट लगेगा कैपिटल R जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, Tn अपॉन P। फिर इसको रीअरेंज करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा PV इज इक्वल टू nRT जो कि क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस। अगर यहीं पे आपको ज़रूरी नहीं है कि इसका 1 2 3 ही रहे, तो अगर आपको 1 मोल गैस लेना है तो क्या करेंगे हम, n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। सॉरी, तो ये जो इक्वेशन है क्या कहलाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं आइडियल गैस के। अगर n मोल गैस के लिए चाहिए तो PV इज इक्वल टू nRT और अगर आपको 1 मोल गैस के लिए चाहिए तो PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पे जो R है जो नया कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि यूनिट पर डिपेंड करती है कि कहाँ पर आप कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हो। तो 5 वैल्यूज़ हैं। सबसे फर्स्ट है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सेकेंड वैल्यू है 8.314 जूल मोल पर इनवर्स केल्विन इनवर्स। थर्ड है 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। फोर्थ है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन।
फिफ्थ है 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये जो वैल्यूज़ है वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएंगे, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये जो सेकेंड वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यू है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में हम सबसे ज़्यादा आर की वैल्यू यही वाला यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा CGS सिस्टम में है और जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है हमारा SI सिस्टम में। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा गैसेस लॉ, 4 लॉज देख लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रोस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें से आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इन ऊपर तीनों लॉज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि ऐसे गैसेस जो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के हर कंडीशन में इन तीनों लॉज को फॉलो करता है वो गैस क्या कहलाता है, आइडियल गैस कहलाता है। और अगर किसी कंडीशन में कोई पॉइंट छूट जाता है या वो उसको फॉलो नहीं करता है तो वो कहलाता है डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, जैसे हमने बोला कि चार्ल्स लॉ में क्या बोला कि अगर आप बॉयल्स लॉ में क्या बोला कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी गैस में प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका डेविएशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड। तो 3 टर्म्स है यहाँ पर, एक है कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन नंबर जो है उसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन नंबर कहते हैं। इसके पहले हमने देखा है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में टकराते रहते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे पूरे को नहीं देखना है, बल्कि एक यूनिट वॉल्यूम में आपको देखना है कि उस यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो उस कोलिजन्स की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोलिजन नंबर कहते हैं, और उसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैपिटल Z इज इक्वल टू क्या होगा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर CN बार, जहाँ पे Z क्या है, कोलिजन नंबर जो पहले लिखा जा चुका है, सिग्मा कोलिजन डायामीटर है, संघट्ट व्यास जिसको बोलते हैं हिंदी में, C बार जो है एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग, और स्मॉल n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्म हुआ। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, कोलिजन डायामीटर। तो कोलिजन डायामीटर क्या होता है, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल का सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला, दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, कोलिजन डायामीटर कहलाता है। ठीक, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगला टर्म आता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 कहने का मतलब एक एक मॉलिक्यूल के बीच में। तो कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स में होने वाला है। मतलब हम ये देखेंगे कि 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने कोलिजन्स होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेड। तो पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ बाइनरी, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स क्या कहलाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसको Z11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो ये 1,2 हो जाएगा, अगर सेकेंड मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो ये Z22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आपका होगा, तो ये तीनों टर्म्स पता चल गया आपको, कोलिजन नंबर Z, कोलिजन डायामीटर सिग्मा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11। कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, कोलिजन डायामीटर सिग्मा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स टैकिंग पार्ट इन अ कोलिजन रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाय Z11। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं माध्य मुक्त पथ। हमने कहा है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे कोई एक मॉलिक्यूल जो है, जैसे मान लो ये 1 मॉलिक्यूल है और ये क्या है आपका दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, अब ये मॉलिक्यूल इससे टकराने के बाद या तो सीधा चला जाएगा या तो फिर डायरेक्शन चेंज कर देगा। जनरली वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो जैसे ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से
टकराया और टकराने के बाद वो डायरेक्शन चेंज करके कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। मतलब मॉलिक्यूल्स का वो डिस्टेंस जिसमें वो बिना टकराए ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही बार ट्रैवल करेगा, है ना, वो 2-3 बार भी कर सकता है, 3-4 बार भी कर सकता है। तो जितने भी फ्री पाथ्स होंगे उन सब का क्या निकालेंगे हम, मीन निकालेंगे, तो वो कहलाएगा आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। इसको ऐसे भी आप बता सकते हो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ठीक। तो आप फॉर्मूला के रूप में क्या लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी बार अपॉन जेड, ठीक। तो ये है मीन फ्री पाथ, ठीक। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मीन फ्री पाथ जो है वो किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। कुछ गैसों की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4 फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर, थर्ड है मॉलिक्यूलर रेडियस, फोर्थ है विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर में क्या होगा, दोनों के बीच में हम रिलेशन बताएंगे कि लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब किसी भी गैस का जो मीन फ्री पाथ होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका मीन फ्री पाथ भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सिंपल सी बात है, हमने पहले पढ़ चुका है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है इससे उनका मीन फ्री पाथ भी इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड आता है प्रेशर। तो यहाँ पर अपोजिट है क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो मीन फ्री पाथ जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे और वो जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रेशर जो है वो मीन फ्री पाथ जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर रेडियस या मॉलिक्यूलर डायमीटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो मीन फ्री पाथ है वो कोलिजन डायमीटर या मॉलिक्यूलर रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डायामीटर जो है वो केवल सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो अगर हम रेडियस लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका बताता है मीन फ्री पाथ और मॉलिक्यूलर रेडियस के बीच में। अब लास्ट पॉइंट आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जैसा हम जानते हैं, विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी लिक्विड, वैसे तो ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है लेकिन थोड़ा सा गैस में भी पाया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं उसको, उसी के जैसे होता है प्रॉपर्टी जो है। तो यहाँ पर ये ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक। अब लैम्डा मीन फ्री पाथ जो है वो अकेले विस्कोसिटी से रिलेट नहीं होता, बल्कि विस्कोसिटी के साथ साथ वो प्रेशर और डेंसिटी से भी रिलेटेड होता है। तो अगर हम इन तीनों के बीच में रिलेशन देखें तो लैम्डा इज़ इक्वल टू आएगा ईटा और लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा प्रेशर और डेंसिटी। तो ये रिलेशन होता है मीन फ्री पाथ और विस्कोसिटी के बीच में, ठीक। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका इसमें का, फोर्थ टॉपिक मीन फ्री पाथ। एक बार और देख लेते हैं। मीन फ्री पाथ मतलब जब गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट करते हैं तो उनके बीच में आपस में कोलिजन होता है, तो उस कोलिजन के बाद टकरा कर वो डायरेक्शन चेंज करके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल एक ही बार ट्रैवल करेगा, वो 2 बार 3 बार भी कर सकता है। तो उन सभी फ्री पाथ का जो मीन है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके 2 फार्मूलाज हैं। फाइनली फार्मूला आपका आएगा लैम्डा इज इक्वल टू सी बार अपॉन सी जेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग 4 फैक्टर्स हैं जो मीन फ्री पाथ को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिक्यूलर रेडियस या उसी को डायमीटर भी बोल सकते हैं, और फोर्थ आपका आएगा विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर रेडियस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो आज हमने देखा 4 पॉइंट। सबसे पहला जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस, फिर आपका आएगा मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर आपके गैसेस लॉ हैं,
फिर आपके लास्ट में उसके बाद टॉपिक है आपका कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और लास्ट आपका है मीन फ्री पाथ। थैंक यू।